नमस्कार। आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम है सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, यानी पूर्ति और पूर्ति का नियम। हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड पढ़े थे। ठीक है, तो जो सप्लाई जो चैप्टर है वो डिमांड से ही रिलेटेड है। ठीक है ना, जैसे डिमांड में हम लोग अपने आप को क्या मानते थे, कस्टमर, और सप्लाई में, पूर्ति में हम लोग अपने आप को क्या मानेंगे, सेलर। ठीक है, यानी कि उसको कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते थे और इसको सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सप्लाई क्या होता है। ठीक है, तो सप्लाई के लिए पूर्ति, सप्लाई का क्या होता है, हिंदी पूर्ति। तो पूर्ति क्या होता है, ठीक है, सप्लाई क्या होता है, तो कहता है कि जब एक वस्तु, ठीक है, एक निश्चित कीमत पे और एक निश्चित समय अवधि में, ठीक है, बेचने के लिए रेडी रहता है, बिकने के लिए रेडी रहता है। ठीक है ना, क्या कि जब एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर और एक निश्चित समय अवधि में, ठीक है, बेचे जाने के लिए रखा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ति कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक गुड्स है वो रेडी टू सेल है। ठीक है ना, यानी कि जो कोई भी वस्तु जो है वो बिकने के लिए रखा गया है। जैसे कोई भी, जैसे मान लीजिए वेजिटेबल है, तो वेजिटेबल हम लोग डेली मार्केट में जाते हैं, शाम में वेजिटेबल परचेज करते हैं। तो वेजिटेबल क्या होता है, उसका एक निश्चित पीरियड, निश्चित क्या होता है, कीमत होता है, एक सर्टेन प्राइस होता है और एक समय होता है ना। या तो वेजिटेबल ज्यादातर क्या होता है, शाम के समय में मिलता है। ठीक है ना, या कोई भी चीज को, समोसा देखिए, लिट्टी देखिए, कुछ भी खाने पीने वाला चीज देखिए, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाइए तो ठीक है, क्या होता है कि गर्मी के दिनों में क्या होता है, फ्रिज, एसी, है ना, ये सब का, कूलर, ये सब का क्या होता है, डिमांड होने लगता है ना ज्यादा। तो क्या होता है, सबसे पहले कि उसका एक निश्चित क्या होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए और एक सर्टेन टाइम पीरियड, यानी कि एक निश्चित समय अवधि होना चाहिए। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अवधि में और एक निश्चित कीमत पर बेचे जाने के लिए रखा जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस वस्तु का पूर्ति कहते हैं, सप्लाई कहते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड कह रहा है, इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, पूर्ति के नियम। ठीक है ना, पूर्ति का क्या नियम है, ठीक है ना, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। तो लॉ ऑफ सप्लाई को समझने के लिए लॉ ऑफ डिमांड समझिए। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता था कि जब किसी वस्तु का प्राइस बढ़ता था तो उसका डिमांड घट जाता था। ठीक है ना, लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है ना, लॉ ऑफ डिमांड क्या करता था, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन को बताता था। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये क्या है, ये डायरेक्टली रिलेशनशिप को बताता है, डायरेक्ट रिलेशन को बताता है। देखिए, लॉ ऑफ सप्लाई समझिए कि जब किसी वस्तु का प्राइस इंक्रीज होगा, इंक्रीज मतलब बढ़ेगा, तो उसका सप्लाई भी बढ़ेगा। ठीक है ना, जब किसी वस्तु का प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, यानी कीमत बढ़ेगा तो पूर्ति बढ़ेगा। और इसके जस्ट वाइस वर्सा, विपरीत क्या होगा कि जब किसी वस्तु का प्राइस घटेगा तो क्या होगा, सप्लाई भी घटेगा। यानी कि प्राइस और सप्लाई दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है ना, एक बढ़ेगा तो दूसरा का बढ़ेगा और एक घटेगा तो दूसरा का घटेगा। क्लियर है, तो ये हो गया आपका पूर्ति के नियम, लॉ ऑफ सप्लाई। क्लियर हो गया, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है कि व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड्स इंक्रीज then supply of the goods increase and vice versa, means कि when price of the goods decrease then supply of the goods also decrease। क्लियर है, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं इसमें मान्यताएं, एजप्शंस क्या है। ठीक है ना, पूर्ति का एजप्शंस क्या है, जैसे मांग के नियम के मान्यताएं था, एजप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड था, उसी तरह से एजप्शंस ऑफ क्या है, सप्लाई, एजप्शंस ऑफ सप्लाई क्या क्या होता है, यानी कि मांग के, ये पूर्ति के नियम के कौन कौन सी मान्यताएं हैं, यानी कि जो सप्लाई होता है वो किस किस चीज पे बेस्ड होता है। ठीक है ना, यानी कि वैसा कौन सा सिचुएशन रहना चाहिए जिसपे जो सप्लाई है वो कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट है प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स अनचेंज्ड। ठीक है ना, प्राइस ऑफ गुड्स अनचेंज्ड मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु का प्राइस जो है क्या होना चाहिए, अनचेंज रहना चाहिए, तभी सप्लाई क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। नहीं तो क्या होगा कि जब किसी वस्तु का प्राइस बढ़ जाएगा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा और वस्तु का प्राइस क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो सप्लाई भी डाउन हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि पूर्ति होने के लिए प्राइस ऑफ गुड्स क्या रहना चाहिए, अनचेंज्ड रहना चाहिए। अनचेंज्ड यानी कि ठीक है, बदलना नहीं चाहिए। सेकेंड पॉइंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स।
प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स शुड बी अनचेंज। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मतलब सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट्स गुड्स होता है। सब्स्टिट्यूट्स गुड्स किसको कहते हैं? सब्स्टिट्यूट्स गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हैव कैपेसिटी टू सैटिस्फाई द अदर गुड्स। ठीक है ना, कि सब्स्टिट्यूट्स गुड्स स्थापन्न वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जिसमें क्षमता हो कि वो दूसरे वस्तु के जरूरत को पूरा कर सके। ठीक है ना, जैसे टी एंड कॉफी बेस्ट एग्जांपल है। तो वही कह रहा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स शुड बी अनचेंज। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अगर क्या होगा, उसका प्राइस में चेंजिंग होगा तो प्राइस बढ़ जाएगा तो सप्लाई घट जाएगा, और प्राइस क्या हो जाएगा उसका घट जाएगा तो सप्लाई क्या है, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, मतलब इनवर्स रिलेशन। सब्स्टिट्यूट्स गुड्स का अगर प्राइस चेंज हुआ तो उसमें इनवर्स रिलेशन होगा। ठीक है, इनवर्स मतलब उल्टा संबंध को बताएगा। ठीक है ना, विपरीत संबंध को दिखाएगा। यदि स्थापन्न वस्तु के कीमत में वृद्धि होता है तो सप्लाई क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और स्थापन्न वस्तु के कीमत में अगर कमी होता है तो सप्लाई क्या है, बढ़ जाएगा। चलिए थर्ड पॉइंट, टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज जो है ना, ये सप्लाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अगर टेक्निक अच्छा रहेगा, टेक्निक अगर अच्छा रहेगा तो क्या है, ज्यादा ना पूर्ति होगा जी। जैसे मशीनरी, जो भी टेक्नोलॉजी मतलब जो मशीन जो बिजली से चलता है, ठीक है ना, तो टेक्निक अगर बढ़िया है किसी भी इंडस्ट्रीज का तो वहाँ क्या होगा, सप्लाई अधिक हो जाएगा, नहीं ज्यादा प्रोडक्शन होगा। ज्यादा प्रोडक्शन यानी कि ज्यादा सप्लाई। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है इनकम ऑफ परचेजर एंड सेलर। देखिए, परचेजर का यानी कस्टमर का, और सेलर का यानी कि विक्रेता का, ठीक है ना, खरीदने वाला और बेचने वाला, कस्टमर एंड परचेजर एंड सेलर, दोनों का इनकम क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। क्योंकि अगर इनकम बढ़ गया तो क्या होगा, सप्लाई चेंज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, टेस्ट फैशन हैबिट शुड बी अनचेंज। ठीक है ना, देखिए जैसे ये जो पॉइंट है, टेस्ट फैशन हैबिट शुड बी अनचेंज, ये किसका, ये आपको एजम्पशंस ऑफ डिमांड में भी पढ़े होंगे। नहीं, एजम्पशंस ऑफ डिमांड में भी था कि टेस्ट फैशन ये सब क्या होना चाहिए, किसी भी ये मांग को इक्वल रहने के लिए क्या होना चाहिए, अनचेंज्ड होना चाहिए। तो यहाँ भी क्या है ये अनचेंज्ड होना चाहिए। यदि कस्टमर का टेस्ट बदल जाएगा, फैशन हैबिट अगर बदल जाएगा तो क्या है कि वो जो वस्तु को खरीद रहा है वो नहीं खरीदेगा, यानी कि उस वस्तु का जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम अपने पॉलिसी में चेंजिंग लाता है जी। नहीं, अब गवर्नमेंट बार बार क्या होता है, पॉलिसी में चेंजिंग आता है तो उसका असर किस पे पड़ेगा, इसका इफेक्ट प्रोडक्शन पे पड़ेगा, कस्टमर पे पड़ेगा। नहीं, अगर टैक्स बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा, प्राइस हाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्राइस हाई होने के कारण क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगा। वही अगर क्या होगा कि कुछ जो टैक्सेस वगैरह में अगर रिड्यूस करेगा उसको, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गुड्स का प्राइस घट जाएगा। अब गुड्स का प्राइस घट जाएगा तो क्या होगा, सप्लाई उसका घट जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप पूर्ति क्या है, पूर्ति के नियम क्या है, और एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड यानी पूर्ति के नियम की मान्यताएं क्या है, ये आपको आज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। धन्यवाद।